हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, ये 2012 में जो हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, यानी एक, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक शिक्षक को छात्रों के वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके अधिगम को संवर्धित और संपोषित करनी चाहिए। यानी एक टीचर है, उसको वो क्लास में कुछ पढ़ा रहा है और बच्चे समझ नहीं रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल जो कंडीशन है, एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं ताकि वो मोटिवेटेड रहें, और जब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे पढ़ने के लिए तब तक वो आगे नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट जो है वो कब से माना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जब प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी जब जब मानसिक विकास जो है, समझने के लिए तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास का जो प्रथम जो चरण है वो माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है, और उसी अवस्था को हम कीटाणु मंच या भ्रूण अवस्था या भ्रूण चरण के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि विकास जो है प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है। और विकास जो है दोस्तों, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये डायनेमिक है और ये कंटिन्यू चलती रहती है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो जिसमें दोस्तों पेड़ पौधे, खनिज और पशुओं जैसा नाम अगर दिखे आपको ऑप्शन में, तो आप नेचुरल यानी प्राकृतिक बुद्धि पर ही आप टिक करेंगे। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों का जो कहना है कि जो पशुओं और खनिज और पेड़ पौधों का पहचानने की जो योग्यता होती है वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत आधारित है। तो क्या ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि औसत, मतलब औसत होती है, और किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, एक तरह की बुद्धि नहीं होगी। तो ये बुद्धि क्या कहलाती है? बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, ऐसा नहीं है। बुद्धि के वृद्धि, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बुद्धि के वितरण, यानी बुद्धि का वितरण मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की इंटेलिजेंस जो है वो सेम नहीं हो सकती, यानी बुद्धि उसकी सेम नहीं हो सकती, डायमेंशनल होती है, यानी कई तरह की होती है। उसमें कोई मंद बुद्धि का होता है, किसी में अच्छी बुद्धि होती है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है, कार्य करने की एबिलिटी अच्छी होती है। तो बुद्धि का जो मानते हैं, बुद्धि का जो वितरण है वो सेम किसी में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे क्या समझते हैं आप? तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी, यानी जो प्रवीण होगा किसी भी सब्जेक्ट में या किसी स्तर पर, तो वो दूसरों की सदैव हेल्प करेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी को पढ़ाता है या कोई व्यक्ति किसी को की हेल्प करता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी उच्च उपलब्धि होती है, उसी के कारण ये काम करने में वो प्रवीण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व की अधिगम नई स्थितियों
के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यानी जब पूर्व का अधिगम यानी पहले जो उसने सीख लिया है और नई स्थिति में वह सीखने के लिए प्रभावित नहीं करता, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी क्या होता है कि अधिगम यानी लर्निंग का जो शून्य स्थानांतरण, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन जो है अनिवार्य रूप से है। यानी चिंतन का मतलब क्या है? चिंतन थॉट प्रोसेस जो कहाँ से होगी? वो माइंड से होगी। तो माइंड से रिलेटेड होता है चिंतन, यानी हम सोचते हैं तो वो माइंड से ही तो सोचेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। यानी संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसने संज्ञानात्मक विकास की बात की है? तो जीन पियाजे जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत पर चर्चा की थी और उसमें 4 तरह के उन्होंने बताए थे कि यानी 4 स्तर बताए थे उसमें। तो संवेगी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहला जो है संज्ञानात्मक अवस्था, तो उसमें चिंतन अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं? ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। ऐसे कैसे हो सकता है? यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का मन कर रहा है सीखने का, किसी का नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। तो देखिए बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब ही है व्यक्तिगत रूप से, यानी प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता के अनुसार वह सीखता है। तो व्यक्तिगत रूप से वो अपने सीखता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब किसी भी प्रश्न में जब पियाजे से रिलेटेड जब भी पूछा जाए तो संरचना अगर आ जाए उस ऑप्शन में, संरचना लिखा हो या संज्ञानात्मक संशोधित किया जाता है, तो आप आंख बंद करके स्कीमा ही लगाएंगे, क्योंकि स्कीमा का मतलब ही है कि माइंड से रिलेटेड है। और माइंड जब वह बच्चा किसी काम को करता है तो वो अपना दिमाग लगाता है, और जब दिमाग लगाता है तो उसमें इमेज एक बन जाती है माइंड में, तो उसी को जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इसे बढ़ावा मिलता है। तो इसे किससे बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतकरण। यानी जब हम अपनी नॉलेज लगाते हैं तो नॉलेज लगाने के मतलब कि हम किसी भी चीज़ में हम कोऑर्डिनेट कितना कर पाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट करना ही शिक्षार्थियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस में होती है? यानी जो क्रिएटिविटी जो होती है वो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपसारी। देखो दो तरह की ये सृजनात्मकता देखने के लिए मिलती है, एक अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो अभिसारी मतलब एक संकुचित है, यानी एक नैरो रूप से मानते हैं इसको अभिसारी को, और अपसारी को क्रिएटिविटी जो बच्चा ज़्यादा जिसका जो अपना माइंड ज़्यादा लगाएगा उसका क्रिएटिविटी उसकी अच्छी होगी, उसकी डिफरेंट लेवल होगा उसका सोचने का, किसी भी काम करने का, तो उसको हम क्रिएटिविटी का बोलते हैं, और वो उसको मतलब बोलेंगे कि वह अपसारी चिंतन। यानी क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोई एक विद्यार्थी है, कोई एक बच्चा है, तो वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वो कठिन मेहनत करता है, यानी उसमें एडमिशन लेने के लिए वो मेहनत करता है। तो वो किसी दूसरे के कहने पर वो अभिप्रेरित नहीं हुआ है, वह अपने ही आप वह स्वयं करना चाहता है। यानी जो व्यक्ति किसी काम करने को
कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है वो अपने खुद से करता है, खुद वो अभिप्रेरित है तभी वह काम करता है, तो यह आंतरिक प्रेरणा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो व्यवहार का करना यानी सीखने के गतिक यानी कोनेटिव क्षेत्र जो होता है, यानी व्यवहार का करना यानी किसी भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसका शारीरिक संचालन ही होता है, यानी कोनेटिक बोलते हैं, गतिक यानी क्रिया, काम करने की क्षमता को व्यवहार का करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना है, यानी एक स्कूल है और उसमें विज्ञान, कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक विद्यार्थी को सृजनात्मकता मार्ग देती है, यानी क्रिएटिवनेस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी एक टीचर है और क्लास में वह रोल प्ले कर रही है, ग्रुप डिस्कशन कर रही है और ग्रुप प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, बच्चों को जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में उसको अधिगम यानी सिखा रही हैं वो किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, यानी एक टीचर है और अपनी क्लास में सामूहिक गतिविधि कर रही है, यानी उसमें कम देखने वाले बच्चे भी हैं और कम सुनने वाले बच्चे भी हैं, कोई विकलांग है और सभी तरह के बच्चे हैं उसमें, तो वही उसी का मतलब होता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह काम कर रही है, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है उस क्लास में। तो ये दोस्तों अब हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसमें क्या है कि जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2015 यानी एनसीएफ 2005 की घोषणा उसमें कहा गया था कि समावेशी शिक्षा के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि उसमें ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा कि उसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सही गलत का मतलब ही नैतिक यथार्थवाद को दर्शाता है, यानी कोलबर्ग ने 3 तरह के मापदंड दिए थे, तो उसमें जो सही गलत का वर्णन जिसमें कहा जाए वही नैतिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता, यह विद्यार्थी को सहायता करने में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कोई क्लास में कोई बच्चा शरारती है और वह किसी भी मानदंड को नहीं मानता है, तो ये उसका भावनात्मक क्षेत्र होगा। तो उसमें टीचर क्या करेगा, टीचर उसको अच्छे से समझाएगा कि शिक्षक के जो टीचर स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी काम ना करे जिससे किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचे या फिर किसी टीचर को नुकसान पहुंचे, और ये आक्रामक जो गलत तरह का व्यवहार कर रहा है वो बच्चा नहीं करे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता भी करते हैं। किस में करते हैं, यानी सामूहिक गतिविधियां क्यों कराई जाती हैं स्कूल में, ताकि बच्चे के साथ सामाजिकरण हो, यानी
उसको समाज में सभी के साथ उठना बैठना सीख जाए वो, और सभी बच्चों से सीखे, ताकि एक सोशल जो प्रोसीजर होता है, सोशल जो सामाजिकरण जिससे बच्चे में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। इन दोस्तों, समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है। इस इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है कि शारीरिक, बुद्धिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता वाले बच्चे भी एक साथ पढ़ सकें, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? तो आनुवांशिकता को क्या दर्शाएगा? क्या ऑप्शन बी देखिए कि सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि या चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों, ये जो आनुवांशिकता संबंधी कारक जो है आंखों का रंग दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती हैं। तो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों का करना चाहिए। यानी कोई एक टीचर है और अब क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उसके बच्चे जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में वो त्रुटि करते हैं, यानी कोई एरर करते हैं, तो टीचर का फर्ज बनता है कि उपचार करे पहले, कि वो देखे कि ये कमी कहाँ है, कहाँ कमी है, उसको किस तरह से उपचार किया जाए। तो ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास डैश को सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कोई एक लड़की है सीमा नाम की, तो वो किसी भी काम को जल्दी सीख जाती है, जबकि उसी काम को करने में लीना जो है बहुत समय लगाती है। तो इसका मतलब जो है वो बच्चा क्रिएटिव है, उसकी जो थिंकिंग जो है वो अपसारी चिंतन की है, वो तभी तो वो जल्दी से काम सीख जाती है। तो सभी में थिंकिंग की जो पावर है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। यानी श्रवण हास्य यानी कोई बच्चा है तो वो सुन नहीं पाता है, तो वो सभी बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाएगा, वो अपने विचारों का जो आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो अगर अच्छे से सुन लेता है तो वो अपने थिंकिंग का, अपने सोच का संप्रेषण उनका अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या से संबंधित है। ये डिसलेक्सिया जो होती है दोस्तों वो पढ़ने से संबंधित होती है, और डिस्ग्राफिया जो है वो ग्राफ माने बनाना होता है ना, लिखना होता है, तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित होगी, और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित होगी। तो ये पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चे वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने 4 तरह की अवस्था बताई थी। तो सबसे पहली थी संवेगीगामी अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर लास्ट थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें वस्तु स्थायित्व करता है बच्चा, तो संवेगी प्रेरक जो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है, यानी संवेगी जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व बच्चा करता है। यानी 0 से 2 साल का बच्चा जो है अपने पास उसके पास जो चीज़ पड़ी होती है उनको उठाने की कोशिश करता है, खुद सरकेगा,
खिसकता है या फिर उस चीज़ को उठाने की कोशिश करता है, तो उसी को दोस्तों वस्तु स्थायित्व को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।